नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम यहाँ पर FYBS सेमेस्टर 2 जिसमें आपको एक उपन्यास पढ़ना है जिसका नाम है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। हम यहाँ पर इसका सारांश जो है यानी इसका जो कथा सार है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं उपन्यास आपका बंटी। तो बंटी की जो मम्मी है वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है और तैयार हो रही है। उसके ठीक पीछे बंटी बड़ा ही चुपचाप अपनी मम्मी को देख रहा है। वो सोचता है कि जब भी मम्मी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो वो कुछ अजीब सी हो जाती है। वो जान तो आज तक नहीं पाया, पर हमेशा उसे लगता है कि ड्रेसिंग टेबल के सामने जो ये रंग बिरंगी शीशियाँ पड़ी है, जो छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, उनमें जरूर कोई जादू है। क्योंकि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि मम्मी उसकी मम्मी नहीं रही, कोई और ही हो गई है। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा कि देखो बेटे, धूप में बाहर मत निकलना। हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया कि बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बूत बना खड़ा रहा। बाह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है। और फिर से सचमुच ही वह दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया। सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को वो देखने लगा। वह जानता है मम्मी जब अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती ही चली जाएगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होगी, फाइलें होगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की छुट्टी नहीं होती, मम्मी उसे अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी एक मेज और एक कुर्सी लगा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलार देता, क्योंकि आखिर बंटी प्रिंसिपल का बेटा है, इसलिए उसे खिलाना भी पड़ता है। इसलिए कोई भी जब उसके ऑफिस में आता, उसकी मम्मी के ऑफिस में, तो बंटी से बड़ा ही बंटी के सामने वो प्यार जाहिर करता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठी जो मम्मी है उसका चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो
अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज भी ऐसी सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती है, पर प्यार करती है, इसलिए यो सख्त चेहरा लिए डांटती। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी हुई मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहां उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियां, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले जो कॉलेज के जो घंट है वो, और उसके बजने पर होने वाली हलचल। इन सब के एक सिरे पर वह चुपचाप रहता है, सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती है, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहां नहीं जाता। वहां किसके पास जाए? मम्मी तो वहां रहती नहीं। रहती है बस एक प्रिंसिपल, जिसके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो वो है बस केवल बंटी। तो थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वाले जो लोग हैं उसे देखता रहता है। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए, तो उसने सोचा कि थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी दो पहियों की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है कि मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देंगी। जाने क्यों उसे हमेशा यही डर लगता है कि वह बाहर निकलेगा और एक्सीडेंट हुआ तो। वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय वह बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां, जिसके पीछे से सूरज निकलकर डूब कर दिन और रात सूरज करता है। कौन जाने वह पहाड़िया की तलहटी की में कोई साधु बैठा हो, जिसके पास जादू की खड़ाऊ हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता जाए चलता जाए, चला जाए तो पहुंच ही सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ गया तो बाप रे, मम्मी उसे बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती है। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह साधुओं की तलाश में कहां कहां घूमता है, अपने सपने में, अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। तब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ, फिर गिन कर देखा कितनी नई कलियां खिली है। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती है। बस हो गया साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया, रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ।
कैसे बदल जाता है चेहरा, और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ू लिए हुए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला कि फूफी, वह कहानी सुनाओ तो, सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। लो, और सुनो। यह कहानी कहने सुनने का वक्त है। काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं, ऐसा फूफी ने कहा। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी, वह डायन से रानी कैसे बन जाती थी? उसके पास जादू था? और क्या, तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे, बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेष धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है? इससे कर लेगा आदमी। आदमी के बस बस में जादू क्या होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसे होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो जम जम करती सोनल रानी भी साथ साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप कि न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे? वह रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठाकर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा ले और देखे क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा। यह क्या, तुम फिर ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए? फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सक पका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। ड्रेसिंग ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो और मेकअप की शीशियां देख रहे हो। मारूंगा मैं फिर वही गंदी बात कही तो। बंटी हाथ उठाकर अपनी जेब गुस्से में छिपाने लगा। फिर भी अजब है, मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लिटा कर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो? छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी, यह फूफी, पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है, क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को, ऐसी घुड़ती मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाती। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज्यादा सटा लेती है।
उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उसके साथ सट कर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती, अच्छा बता, तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या मुझे घर से निकाल कर बाहर करेगा? हटाओ बुढ़िया को, बोर करती है, ऐसा कहकर घर से तो नहीं निकाल दोगी? दत्त, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है, पर कौन, यह वह नहीं समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उसे कभी कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती है। हुफ, फूफी बकवास करती है। कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला? तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दे। नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बढ़िया ही नहाने वाली या नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी पूरी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ पर बंदूक की नली लगा दी और बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दो शूट, गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना। बंटी जब बहुत लाड में होता है या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने अपने आप ही हट गया। ख्याल आया, उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उससे बोलेगा कि कैरम बोर्ड खरीद कर ले दे। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? यह किधर चले? तो फूफी आई पीछे से और बोली कि कहाँ जा रहे हो? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते हुए देखकर उसकी फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। वही मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा गुस्सा होगी। नहाया धोया कुछ नहीं है,
बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका। कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही न मिल जाए। कैसे बोलती है वह भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी। छुट्टी छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता भी है, तो मन हुआ था कि उल्टे पैरों लौट जाओ। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहबी करने को और कहाँ मिलेगी। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं, घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है तो बिंदा है, शन्नो है, कहने दो। कहती है तो बंदूक दिखाकर अभी लौट जाऊंगा, मैं वहां रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी कभी का उग गया। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही है। क्षण भर को पांव ठिठक गए, न भीतर को जाते बना न लौटते। तो कौन बंटी, आओ। अरे, बड़ी जोरदार बंदूक ली रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई। पापा ने। हैं, आए थे क्या पापा। नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने से ही, उसकी जो टीटू की अम्मा है उसके सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू शन्नू के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला कर हंस पड़ा। कैसे डराया। अरे, इतनी बड़ी बंदूक देखो जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल, बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर इतना कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके आओ। हार रहा है तो कैसा भागने लगा। जीतती हुई शन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर छिछरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। तो हारू हारू खिसियाई सी शन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है। बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है, बड़े रोब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रोब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती है। जब बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू भी बंटी के
इस रोब को जैसे तैसे झेल आता, पर खाली बातों का रोब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहे? बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहता है। जब यहां आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक हो गया है। न चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा कि तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? तेरी अम्मा बता रही थी, और मेरी मेरी अम्मा बता रही थी, और पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाई ठाई वह हवा में बंदूक दागने लगा, और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वो वापस अपने घर लौट आया।